हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रितेश। मैं ये वीडियो मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप शायद लैपटॉप या डेस्कटॉप पे देख रहे हो। तो ये मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और डेस्कटॉप आए कहाँ से? दिस इज द स्टोरी ऑफ कंप्यूटर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक क्वेश्चन से। व्हाट इज ए कंप्यूटर? एकदम सिंपल लैंग्वेज में कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसने हम इंसानों की लाइफ को बहुत ही आसान बना दिया है। एंशिएंट टाइम्स में जब इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स नहीं होते थे तो हम पिजन्स को यूज करते थे मैसेज ट्रांसफर करने के लिए। आज के टाइम पे यू कैन टॉक टू एनीवन ऑन दिस प्लेनेट इन रियल टाइम। हम इंसान पिछले हजारों सालों से किसी न किसी फॉर्म में मशीन्स का यूज करते आए हैं, बट कंप्यूटर्स के हिस्ट्री में मेजर इवोल्यूशन पिछले 100 सालों में ही हुआ है, जब से इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ। हम सब एबेकस के बारे में तो जानते ही हैं। एबेकस एक एंशिएंट डिवाइस है जिसको अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए यूज करते थे। माना जाता है कि एबेकस का इन्वेंशन आज से 5000 साल पहले हुआ था। स्केल पे समझने के लिए एबेकस वाज ऑन दिस प्लेनेट इवन बिफोर क्रिश्चियन और मुस्लिम रिलीजन। कंप्यूटर्स को फंडामेंटली लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन और डाटा पे लॉजिकल कैलकुलेशन करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन है। ये सेम कैलकुलेशन को कंप्यूटर पे करने के लिए दो चीजों की बहुत ही ज्यादा नीड है। पहला तो है कि आपको कंप्यूटर में नंबर्स को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और दूसरा ये है कि आपको कंप्यूटर को एडिशन के लिए प्रोग्राम करना पड़ेगा। एंशिएंट डिवाइसेस में लॉजिक को डायरेक्टली किसी एक फिजिकल प्रॉपर्टी के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता था। जैसे कि एबेकस के केस में यहाँ पे आप जितनी भी बीट्स देख रहे हो, हर एक बीट किसी न किसी एक नंबर को रिप्रेजेंट करती है, और जैसे जैसे आप राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते जाओगे द मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर्स इंक्रीजेस। यहाँ पे जो एबेकस है ये इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंशिएंट टाइम में एबेकस से भी बहुत एडवांस डिवाइसेस एग्जिस्ट करते थे। वन सच एग्जांपल इज एंटीकैथरा डिवाइस। एंटीकैथरा डिवाइस इज ए मैकेनिकल डिवाइस जो कि सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि सन, मून या फिर प्लैनेट्स के मोशन को प्रेडिक्ट कर सकता था। सेलेस्टियल बॉडीज के मोशन को प्रेडिक्ट करने के लिए एंटीकैथरा डिवाइस के अंदर ब्रॉन्ज के बने हुए कुछ स्पेशल गियर्स और डायल्स होते थे, जो कि उसी फैशन में रोटेट करते थे जिस फैशन में सेलेस्टियल बॉडीज स्पेस में मूव करती हैं। इसको यूज करके हम सोलर इक्लिप्सेस को एडवांस में प्रेडिक्ट कर सकते थे। आज के टाइम पे ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही इजीली गूगल पे अवेलेबल है। हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि धरती के कौन कौन सी लोकेशन में कब कब सोलर या फिर लूनर इक्लिप्सेस के इफेक्ट होंगे। पर आज से 2000 साल पहले इस मशीन की कल्पना करना और बनाना एक बहुत ही बड़ी बात थी। 19th सेंचुरी तक आते आते मैकेनिकल डिवाइसेस बहुत ही एडवांस हो गए थे, बट सभी डिवाइसेस एक कॉमन प्रिंसिपल पे काम करते थे। सभी डिवाइसेस लॉजिक को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी एक फिजिकल प्रॉपर्टी को यूज करते थे, और एक बार मशीन डेवलप हो जाने के बाद किसी दूसरे टास्क के लिए मशीन को रीप्रोग्राम करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, और आपको एक तरीके से मशीन को ही नया बनाना पड़ता था। कंप्यूटर की हिस्ट्री में नेक्स्ट मेजर इवोल्यूशन हुआ 19th सेंचुरी में। चार्ल्स बेबेज ने अर्ली 19th सेंचुरी में एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने एक ऐसी मशीन की कल्पना करी थी जो कि पंच कार्ड से प्रोग्राम और डाटा को रीड करती और कंप्यूटेशन करने के बाद प्रिंटर्स के थ्रू आउटपुट को डिस्प्ले करती। ही यूज्ड टू कॉल इट द एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज के पेपर के अकॉर्डिंग एनालिटिकल इंजन के अंदर एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट थी जो कि अर्थमेटिक कैलकुलेशंस को सपोर्ट करती थी। इट इवन हैज सपोर्ट फॉर कंट्रोल फ्लो, जैसे कि आप कंडीशनल ब्रांचिंग या फिर लूपिंग भी कर सकते थे, और उसके अलावा इसके अंदर 16 किलोबाइट्स की इंटीग्रेटेड मेमोरी भी थी। चार्ल्स बेबेज तो अपनी लाइफ में इस मशीन को कंप्लीट नहीं कर पाए, बट उनके सन हेनरी बेबेज ने 1906 में एनालिटिकल इंजन का एक सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया। एनालिटिकल इंजन ने एक मॉडर्न जनरल पर्पस कंप्यूटर के डिजाइन का ब्लूप्रिंट तैयार किया, एंड दिस वाज द फर्स्ट मशीन जिसको हम ट्यूरिंग कंप्लीट बोल सकते हैं। यहाँ पे एक दो टर्म शायद आप लोगों के लिए नए हो। अगर आपको इनके बारे में और डिटेल्स चाहिए तो लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, और फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो यू कैन इग्नोर देम। एनालिटिकल इंजन एक मैकेनिकल डिवाइस था और उसके अंदर बहुत बड़े बड़े मैकेनिकल पार्ट्स थे। 19th सेंचुरी में इलेक्ट्रिसिटी के इन्वेंशन के बाद मैकेनिकल पार्ट्स को इलेक्ट्रिकल पार्ट्स से रिप्लेस कर दिया गया, एंड वी हैव इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स में इलेक्ट्रिकल स्विचेस की हेल्प से आप किसी मैकेनिकल पार्ट को कंट्रोल करते हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स को बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यूज किया था। इन इक्वेशंस को सॉल्व करना टॉर्पीडो के पाथ को प्रेडिक्ट करने के लिए बहुत ही जरूरी था, और इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन से
टॉर्पीडो को किसी मूविंग टारगेट पे हिट किया जा सकता था। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स को रीप्रोग्राम करने के लिए आपको पूरे सर्किट को ही रिवायर करना पड़ता था एंड दिस वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स वर ह्यूज इन साइज और उनको ऑपरेट करने के लिए आपको पूरी एक टीम की नीड पड़ती थी। ऑल ऑफ दिस चेंज्ड विद द इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन 1950। ट्रांजिस्टर्स के इन्वेंशन के बाद कंप्यूटर्स को किसी मैकेनिकल पार्ट की नीड नहीं रही एंड सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किया जा सकता था। कैसे? बिकॉज ट्रांजिस्टर्स कैन एम्पलीफाई और स्विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को स्विच करना इतना बड़ा आइडिया कैसे बन गया कि उससे पूरी दुनिया ही बदल गई। ट्रांजिस्टर्स के 3 टर्मिनल होते हैं, एक को हम सोर्स बोलते हैं, दूसरे को ड्रेन बोलते हैं और तीसरे को गेट टर्मिनल बोलते हैं। नेचुरली ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में होता है कुछ इस तरीके से, पर जैसे ही हम गेट वाले टर्मिनल पे एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं ट्रांजिस्टर्स ऑन स्टेट में स्विच हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं गेट वाले टर्मिनल पे किसी ऑन स्टेट वाले ट्रांजिस्टर्स को कनेक्ट करूं तो ये वाला ट्रांजिस्टर भी ऑन स्टेट में स्विच हो जाएगा। तो एक तरीके से हम ट्रांजिस्टर्स को कंबाइन करके लॉजिकल गेट्स बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक बहुत ही सिंपल लॉजिकल गेट है जो कि लॉजिकल एंड ऑपरेशन की तरह बिहेव करता है। अगर दोनों इनपुट ऑन होंगे तो ही आउटपुट ऑन होगा, अगर कोई एक इनपुट ऑफ है तो आउटपुट भी आपका ऑफ ही होगा। और हम लॉजिक गेट्स को कंबाइन करके एडिशन, सब्सट्रैक्शन और पता नहीं किन किन यूज केसेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को डिजाइन कर सकते हैं। और यहीं से विकास हुआ माइक्रो प्रोसेसर्स का, चिप्स का, मेमोरी का एंड सो ऑन। प्रैक्टिकली बहुत टाइप के ट्रांजिस्टर्स एग्जिस्ट करते हैं बट जो सबसे कॉमन है वो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। आज के टाइम पे हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज कर रहे हैं सबके अंदर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स का ही यूज हो रहा है। यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रांजिस्टर्स को एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ट्रांजिस्टर्स के बारे में और डिटेल में जानना है तो मैंने यहाँ पे कुछ वीडियोस को हाईलाइट कर दिया है, इनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दिए हैं, आप इनको जाके चेकआउट कर सकते हो। 1970s तक आते आते डिजिटल कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ने मैकेनिकल कंप्यूटर्स, वो जो बड़े बड़े मेन फ्रेम टाइप हुआ करते थे, उनको कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया। ये पर्सनल कंप्यूटर का जमाना था और 1976 में मिस्टर स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंप्यूटर्स की नींव रखी। और उसके बाद क्या हुआ वो तो पूरी दुनिया ही जानती है। वन विजनरी मैन चेंज द कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। 1980s में एप्पल कंप्यूटर्स ने पर्सनल कंप्यूटर्स के मार्केट में तहलका मचा दिया एंड नाउ एनीवन कैन ऑन ए पर्सनल कंप्यूटर। जब मैं इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा था तो जैसे जैसे नई चीजें पता चलती जा रही थी वैसे वैसे गूज बम्स फील होते जा रहे थे। अगर आपको भी इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो। पर यहाँ पे एक चीज मिसिंग है। ये सब तो ठीक है पर ये जितने भी इनोवेशंस हुए हैं ये सब हार्डवेयर के फील्ड में हुए हैं, तो इससे यूट्यूब या फिर जोमेटो कैसे आए? हार्डवेयर के अलावा कंप्यूटर्स की एक दूसरी साइड भी होती है जिसको हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर्स को लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन और कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में प्रोग्राम्स बोलते हैं। प्रोग्राम्स एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस होते हैं जिसको कंप्यूटर वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है। तो एक तरीके से हमें जो भी टास्क अकॉम्प्लिश करना होता है उसको हमें एक प्रोग्राम के फॉर्म में लिखना होता है। एंशिएंट डिवाइसेस को तो रीप्रोग्राम करना पॉसिबल ही नहीं था और जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स थे उनको रीप्रोग्राम करने के लिए आपको पूरे सर्किट को रिवायर करना पड़ता था and it was a time consuming process. जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग मॉडल और ट्रांजिस्टर्स के इन्वेंशन के बाद कंप्यूटर्स को किसी भी जनरल पर्पस टास्क के लिए रिप्रोग्राम करना पॉसिबल हो गया। और यहीं पे रोल आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। हम कंप्यूटर्स को प्रोग्राम करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। स्टार्टिंग में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वर नॉट फन एंड हम प्रोग्राम्स को कुछ इस तरीके से लिखते थे। हम इसको लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे हार्डवेयर इवॉल्व होते गए वैसे वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी इवॉल्व होती गई। C++ एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका फर्स्ट वर्जन 1985 में आया था। यहाँ पे कोड लिखना इज मोर फन एंड ऐसा लगता है कि आप इंग्लिश में ही लॉजिक लिख रहे हो। फिर तो पता नहीं मार्केट में कितनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई। 1991 में पाइथन का फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ, 1995 में जावा का फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ और 1995 में जावास्क्रिप्ट का भी फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिर्फ हमारे लिए हैं, कंप्यूटर्स को तो मशीन कोड ही समझ में आता है। तो जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको हमें मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। एकदम फंडामेंटल लेवल पे मशीन कोड कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मैनिपुलेट करता है एंड उसी से दुनिया में इतना सारा मैजिक क्रिएट हो जाता है। मेरा ये बहुत ही स्ट्रांग बिलीफ है कि कोडिंग इज द मोस्ट पावरफुल स्किल इन द वर्ल्ड। इट्स लाइक आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो आउट ऑफ थिन एयर। आपको बस लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन की नीड है एंड यू कैन क्रिएट सो मच वैल्यू इन दिस वर्ल्ड। जाते जाते वन इंस्पिरेशनल कोट फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ।